हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो सीयू के करिकुलम के अंदर में बीकॉम बीए या फिर बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में है। आप लोगों का एक कॉमन सब्जेक्ट रहा है, वो है कंपलसरी इंग्लिश। तो कंपलसरी इंग्लिश टोटल मिला के आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। पूरा एमसीक्यू ही आने वाला है उसमें। तो एमसीक्यू ही आने वाला है, कुल मिला के 25 एमसीक्यू होगा। इंटू टू करके 50 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। उसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से 3 पोयम है और 3 स्टोरी है। मैं 3 पोयम में से सबसे पहला पोयम ब्रेक 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 को यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर क्लासेस को इस तरीके से फ्रेम किया है ताकि आपका जितना भी एमसीक्यू है कवर हो जाए। और मैं जस्ट इस पूरा एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वो जरूर से देख लेना, ठीक है। और मैं गारंटी बताऊं, यदि आप एक्सप्लेनेशन देख लोगे तो आपका एमसीक्यू ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ब्रेक 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 पोएम को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बताते हैं ये लिखा कौन है। एल्फर्ड लॉर्ड टेंशन लिखा है, ठीक है। एल्फर्ड लॉर्ड टेंशन लिखा है, ठीक है। कब कब लिखा गया इसको, इसके पीछे स्टोरी बताते हैं। पहले एक बात बताओ, नाम के ऊपर यदि हम फोकस करेंगे, उसका नाम क्या है? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इट इज अ काइंड ऑफ एलिगी। एलिगी पोयम है ये। एलिगी पोयम का मतलब क्या होता है? ये कहीं ना कहीं शोक में लिखा गया पोयम है। शोक का मतलब होता है ना, कि जैसे मान लो किसी टाइप का दुख है, दुख में जो पोयम लिखा है तो उसको बोलते हैं एलिगी। तो याद रखना, मैं जो भी लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि ब्रेक 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 इज अ काइंड ऑफ एलिगी टाइप ऑफ पोयम, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो पोयम लिखा है, ये कहीं ना कहीं दुख में होगा सर। कहीं ना कहीं दुख में होगा। उसको भी इंग्लिश में क्या बोलते बताइए? उसको बोलते हैं सोम्ब्र। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि सर, ये ब्रेक 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 जो पोयम लिखा गया है, उस समय पोएट का क्या क्या मूड था। तो याद रखना, उसका मूड बहुत ऑफ था। उसको बोलते हैं सोम्ब्र मूड। मूड में था वो, ठीक है। अच्छा, होता क्या है ना, एक्चुअली क्या किस लिए वो टेंशन में था मैं बताता हूँ। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था अथुर हेनरी हेलेम। इसका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, जो 22 साल के एज में, जिसका बेचारे का स्ट्रोक के कारण डेथ हो जाता है। कब? 1833 में। सोचो, एक बेस्ट फ्रेंड है, 1833 में उसका डेथ हो जाता है। बट इस डेथ के मतलब डेथ डेथ से ना, ये जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन रहते हैं ना, बहुत मतलब बहुत दुख में रहते हैं। उनको मतलब बिलीव नहीं होता कि उनका बेस्ट फ्रेंड अब नहीं रहा, ठीक है। तो वो क्या करता है, 1833 के बाद 1835 में, मतलब 2 साल बाद, उसके डेथ होने के 2 साल बाद एक पोयम लिखते हैं। उसी पोयम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बट याद रखना, ये 1833 में लिखा गया है, बट एक्चुअली इसको पब्लिश कब किया गया? 1800 कितना में? 42 में, 7 साल बाद। तो ये तीनों डेट याद रखना। एक तो नाम याद रखना, अथुर हेनरी हेलेम। 1833 में इसको लिखा गया, 1842 में इसको पब्लिश किया गया। उनका डेथ कब हुआ था? सॉरी सॉरी, उनका डेथ हुआ था 1833 में, लिखा कब गया था? 1835 में। और 1842 में इसको क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। ये ध्यान रखना। और कौन से मोड में थे ये? संबोर मोड में थे। अब होता क्या है, देखो एक बार। ये जो एल्फर्ड लॉर्ड जो थे, ये बेसिकली एक होता है ना समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सी शोर बोलते हैं। सी शोर के किनारे बैठे रहते हैं, मतलब कि समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं। और वो तुमको पता है ना, तुम यदि कभी सी वगैरह को अपने लाइफ में देखा है, तो तुमको देखने को मिलेगा वहां पे जो लहरें आती है ना। अब लहरें का आवाज को अच्छे तरीके से यदि आप इंजॉय करो, मैंने खुद भी इंजॉय किया है, आप इंजॉय करो, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, सारे प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ वही वही बस वहीं पे बैठ के ना, जब वो लहरें को देखता है, तो देखने के बाद ये थॉट निकलता है, ये पोएम बनता है उनसे, ठीक है। समझ में आया क्या? बैकग्राउंड समझ में आया? सबके ऊपर याद रखना है, सबके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। मैंने कोई भी वर्ड को फालतू का नहीं बताया, ठीक है। ये कौन सा टाइप का पोयम है? एलिगी टाइप का पोयम है। इसका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? अथुर हेनरी हेलम था। 22 साल के एज में उसका डेथ हो जाता है 1833 में। उसके 2 साल बाद वो एक पोयम लिखता है। उसको पब्लिश किया जाता है 7 साल बाद, 1842 में। अच्छा, ये जो किस मोड में इसको बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है सोमबर मोड में रहता है वो, तब वो लिखता है। और कहाँ पे बैठ के बनाता है? तो सी शोर में बैठ के बैठाता है। सी शोर का मतलब होता है क्या? समुद्र के किनारे, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रेंजा क्या है, देखिए। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। अरे भैया, ये ये क्या करता है?
फर्स्ट स्ट्रेंजा में वो बोलता है, देखो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आओ तोड़ दो, आओ तोड़ दो, आओ यहाँ पे लहरे, यहाँ पे गिरो, ऑन ऑन थाई, थाई का मतलब यहाँ पे होता है यू। इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछ सकता है, थाई का मतलब क्या होता है देखना, थाई का मतलब होता है यू। ठीक है। हाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी, यहाँ पे ग्रे स्टोन्स जो पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे जो ग्रे स्टोन्स पड़ा हुआ है, वहां पे आके गिरो, वहां पे आके लहरें गिरे, क्योंकि उनसे जो आवाज आती है ना, वो बहुत अच्छा आता है, पहली बात। और उनसे जो आवाज आती है उससे बहुत सुकून मिलता है। तो पहला पॉइंट दिया गया, ब्रेक 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 ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड, एंड आई वुड, एंड आई वुड डेट माई टंग कुड अटर। सर, अटर का मतलब क्या होता है? अटर का मतलब होता है स्पीक। ये भी पूछ सकता है, देखना, स्पीक द द थॉट अराइजेस डेट अराइज इन मी। इसका मतलब ये होता है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहां पे इस ग्रे स्टोन पे अपने अपने वेव को डालो। मैं तो नहीं बोल पा रहा, मैं तो अपने अंदर में मेरे मेरे अंदर में जो थॉट चल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल पा रहा, बट मैं तो स्पीक नहीं कर पा रहा, बट तुम तो कम से कम आवाज दो। समझ में आया क्या? यस सर। ये पूरा का पूरा का मतलब क्या निकला सर? इसका मतलब डिस्क्राइब करके क्या निकला सर? इट्स अ ब्लीक टर्म। कौन सा टर्म बताओ? ब्लीक टर्म। सर, ब्लीक टर्म का मतलब क्या होता है? ब्रीड टर्म का मतलब होता है कि नेचर बहुत खुला खुला है, नेचर अपने अकॉर्डिंग काम करता है, अपने लहरें जो है ना, लहरें अपने अकॉर्डिंग चल रही हैं। मैं चाह रहा हूँ इसी टाइप के लहरें मेरे अंदर में भी आ रही है, बट मैं उसे अटर नहीं कर पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या आपको समझ में आया? ये था अपना फर्स्ट स्ट्रेंजा। सेकंड स्ट्रेंजा चालू होता है जब जब यहाँ वहां जब देखते हैं, जब ये लहरों को देखने के बाद जब आसपास देखते हैं तो देखने को मिलता है, ओ वेल द फिशरमैन्स बॉयज दैट ही शाउट विथ हिज सिस्टर एट प्ले। देखते हैं कि आसपास में एक बच्चा रहता है, एक फिशर्समैन का एक बच्चा रहता है, एक मछुआरे का बच्चा रहता है, जो अपनी बहन के साथ खेलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ओ वेल फॉर द sailor lad that he sings in his boat on the day। देखो, लैड का मतलब होता है यहाँ पे बॉय, बे का मतलब होता है, समझ लो, एक टाइप का गली होता है ना, एक गलियारा टाइप का गली। ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एल्फर्ड एल्फर्ड लॉर्ड टेंशन है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं जेलसी फील कर रहे हैं उस बच्चे को देख के, कि वो बच्चा अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्लाते हुए कितना खुश है। वो 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 एक सेलर बॉय जो अपने बोट में गुनगुनाते हुए गाना गा रहा है, वो कितने खुश हैं। बट मैं कितना दुखी हूं, मेरे अंदर में कितनी सारी बातें हैं, बट मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूं। यो वो ये बता रहा है कि जो जो बच्चा है ना, जो बच्चा, वो क्या कर रहा है, इट्स अ हारमोनी, हारमोनी विद द नेचर। वो नेचर में डूब चुका है। हारमोनी मतलब होता है डूबना। वो बॉय जो जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, वो डूब चुका है अपने किसके साथ, नेचर के साथ। बट अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इस स्ट्रेंजा में ये निकल के आता है कि जो पोयम जो पोएट है ना, उसको बहुत दुख होता है, बहुत जेलसी होता है उन लोगों से, कि वो लोग कितनी नेचर को एंजॉय कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे अंदर में बहुत सारे दुख हैं। वो दे आर एक्चुअली ही इज नॉट एबल टू अपलिफ्ट द स्पीकर, अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा है, अपने आप को वहां से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ये सेकंड स्ट्रेंजा बोलता है। अनेबल तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अनेबल टू, अनेबल टू अपलिफ्ट। ठीक है, मैं जो भी वर्ड लिख रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, देखना, ब्लिक टर्म, हारमोनी विथ, ये अनेबल टू अपलिफ्ट। ठीक है। क्या दो स्ट्रेंजा क्लियर है? यस सर, थर्ड स्ट्रेंजा देखिए, एंड स्टेटली शिप्स गो ऑन। सर, स्टेटली का मतलब होता है, स्टेटली का मतलब होता है इंप्रेसिव,
और वहां से चलता हुआ एक शिप आता है जो बहुत दिखने में बहुत इंप्रेसिव रहता है। टू देयर हेवन अंडर द हिल। वो हिल की तरफ बढ़ रहा है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, हेवन की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं हेवन का मतलब यहाँ पे स्वर्ग नहीं है, यहाँ पे हेवन का मतलब क्या है, यहाँ पे हेवन का मतलब क्या है, हेवन का मतलब यहाँ पे है अपना अल्टीमेट मंजिल, डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। देखो हेवन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिट्रीट, रिट्रीट एंड रिफ्यूज। ठीक है। But oh, for the touch of the vanished hand and the sound of voice that is still। वो अब मिस करता है कि देखो इतना सारा चीज हो रहा है, बट फिर भी मेरे को, मेरे पास वो हाथ नहीं है, वो वैनिश्ड हैंड हैंड नहीं है, जो अब जो हैंड नहीं है जो मेरे फ्रेंड मेरे को पकड़ता था। और बट उसका वॉइस मेरे कानों में हमेशा गूंज रहा है, बट एक रियल में मैं इस आवाज को अब सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूं मेरे दोस्त मेरे भाई, ये थर्ड स्ट्रेंजर बोलता है। लास्ट स्ट्रेंजर जो बोलता है, बोलता है फिर से बोलता है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ थाई क्रेक्स ऑफ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ डे दैट इज डेड विल नेवर कम्स बैक टू मी। मुझे ये पता है, मुझे पता है कि अब ये जो चला गया है वो वापस नहीं आने वाला, बट मैं फिर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। हे सी, प्लीज ब्रेक 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 द फुट ऑफ थाई ऑफ कैट्स। एट फुट का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे का पार्ट। जैसे हम लोगों का पैर का सबसे तलवा को बोलते हैं ना फुट, उससे बोलते हैं सबसे नीचे का पार्ट, इसको बोलते हैं फुट। दिस इज कॉल्ड फोर्थ स्ट्रिंजा। ये हमारा ब्रेक 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 का मीनिंग हुआ। आप देख पा रहे हो जो भी मैंने लिखा है ना, सभी के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है और बना है। ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है एक पूरा का पूरा पोयम। आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं अब इसका एमसीक्यू दिखाने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा एमसीक्यू यदि बन जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपका ये पोयम आप अपने हिसाब से कवर कर चुके हो। यदि एमसीक्यू नहीं बन रहा है तो समझ लो प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए यहाँ पे एमसीक्यू देखिए। whom does the tension come, ये इस पोएम द ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अच्छा किसके नाम पे, किसके लिए बनाया गया था सर? इसके फ्रेंड का नाम क्या था? अर्थुर हेनरी हेलेम। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द स्पीकर्स मूड इन द पोएम? पोएम में इसका मूड कैसा, जेलसी था? नहीं सर, सेम्बोर था। आंसर इज सेम्बोर था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? पोएम कहाँ पे बैठ के लिखा गया है? याद रखना, सी शोर में लिखा गया है। ठीक है। whom does Chenchen address in the first stanza? The first stanza में, पोयम फर्स्ट स्ट्रिंजा में वो क्या दिखाना चाहता है? सबसे पहले क्या दिखाना चाहता है? इट्स अ वेव ऑफ सी, सी के वेव के ऊपर बात बोला गया है। बोलता है ना ब्रेक ब्रेक ब्रेक, सी के वेव के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर ऑनेस्टली विशेस टू कुड डू द फर्स्ट स्ट्रेंजर? फर्स्ट स्ट्रेंजर में बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा है, अपने थॉट्स को वो अटर नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा है। पॉइंट नंबर ए। ठीक है सर, यस सर। अब बस कीवर्ड्स को ध्यान रखो, आपका एमसीक्यू बन जाएगा। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब नेचर इन द फर्स्ट स्ट्रेंजर? फर्स्ट स्ट्रेंजर में नेचर को किस तरीके का डिफाइन किया गया है या ब्लीक टर्म में दिखाया गया है? द हैप्पी एज वेल एज ब्लीक, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? ब्लीक टर्म, मतलब बहुत खुला है, बहुत खुला है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फिशर्स बॉय डू द सेकंड स्ट्रेंजर ऑफ द पोएम? पोएम में सेकंड स्ट्रेंजर में आपको जो देख रहे हो, फिशर्स का बॉय क्या करता है सर? वो चिल्लाता है, साउट करता है अपने सिस्टर के साथ, प्ले विद द सिस्टर्स, वन साउट। ठीक है। व्हाट डज द सेलर लैड, लैड मतलब बॉय होता है, डू इन द सेकंड स्ट्रेंजर ऑफ द पोएम? क्या करता है बताओ तो? वो गाना गाता है ना, सिंग्स इन दिस बोट। ओके। हु सिंग्स इन द सेकंड स्ट्रेंजर? कौन है सर? द सेलर, सॉरी सेलर लैड, यहाँ पे होगा द सेलर लैड। ठीक है। हाउ डज द चिल्ड्रंस पोर्ट्रेट इन द नेचर ऑफ सराउंडिंग इन द सेकंड स्ट्रेंजर? सेकंड स्ट्रेंजर में बच्चे को क्या दिखाया गया है, किस तरीके से दिखाया गया है कि बच्चे इज टू बी हार्मोनी विद द नेचर, होना नेचर के साथ पूरा डूब चुका है, मिल चुका है, नेचर के एक एक चीज को वो एंजॉय कर रहा है। हाउ डज द हैप्पी स्टेट इन द चिल्ड्रन इन द सेकंड स्ट्रेंजर अफेक्ट द स्पीकर? स्पीकर को क्या नहीं कर पा रहा है? स्पीकर अनेबल टू अपलिफ्ट द स्पीकर्स मूड, अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा, स्पीकर्स के मूड को अपलिफ्ट नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर डू द स्टेटली शिप्स गो इन द थर्ड स्ट्रेंजर ऑफ द पोएम? क्या होगा सर? थर्ड स्ट्रेंजर में क्या बोलता है, कहाँ जाता है सर? नाउ वे हेवन, कहाँ जाता है सर? हेवन जाता है। नेक्स्ट, हेवन का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया, रिट्रीट और रिफ्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, हु डज द स्पीकर लॉन्ग इन द थर्ड स्ट्रेंजर? कौन सर? आंसर इज फ्रेंड। Which lines of the poem is repeated in the first line of the, अच्छा फर्स्ट लाइन of the first line in the fourth? अच्छा देखो फर्स्ट लाइन में तुमको पता है, यहाँ पे देख रहे हो
फर्स्ट लाइन यहाँ पे जो फोर्थ स्ट्रेंजा है ना, फोर्थ स्ट्रेंजा मतलब समझ पा रहे हो यहाँ पे? फोर्थ स्ट्रेंजा में इसी चीज को रिपीट किया गया ना, रिपीट किया, ब्रेक 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 पहला लाइन को ब्रेक रिपीट किया गया है, वो या इसके ऊपर एमसीक्यू है। ठीक है, ये देखो एमसीक्यू है। फॉलोइंग पॉइंट रिपीटेड इन द फर्स्ट लाइन, आंसर इस क्या होगा? द फर्स्ट लाइन। ठीक है, डी नंबर पॉइंट। नेक्स्ट, the repetition of the first line in the fourth stanza tells us that the speaker continues watching the waves crashing upon the stones. What does the signifies? सर ये क्या दिखाता है? बार बार लहरें आ रही हैं, उस पर्टिकुलर क्रेप्स के, उस पर्टिकुलर स्टोन्स के ऊपर टकरा रही हैं। क्या दिखाता है? ये दिखाता है लाइफ एक कंटिन्यू है। ये वेव चलता ही रहेगा, आप रहो चाहे ना रहो, वेव हमेशा आता जाता रहेगा। ठीक है। व्हाट डज द पोइट स्ट्रगल टू एक्सेप्ट? सर क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाता? अपने फ्रेंड्स का डेथ। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट लॉन्ग फॉर द लास्ट स्ट्रेंजर? आंसर इज क्या? बताइए। सर अपने पास्ट को वो नहीं भुला पाता। नेक्स्ट, ब्रेक 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 किस टाइप का है? एलिगी टाइप का पोएम है। नेक्स्ट, व्हाट डज द रिटन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक? सर हु इज द रिटन? कौन है सर? आपको पता है? अल्फ्रेड लॉर्ड क्विंच। ये 20 एमसीक्यू आपको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया विथ प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है। तो आपको यदि ये वीडियो समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिए। अभी आपका एग्जाम एकदम सामने है, तो मिलते हैं फिर। बाय, थैंक यू।